Hello and welcome dear friends. Welcome to Exam Adda 75. And Jai Gurudev to all of you my dear students. I hope you're enjoying your days with your regular study. So dear students, आज मैं आपके लिए स्पेशल इंग्लिश क्लास 10th का 7th लेसन जिसका नेम है रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ड केस लेकर आई हूँ, जिसे हम अपनी इस वीडियो में फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए एंड यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट, डोंट वेस्ट आवर टाइम गाइस। रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ड केस, एक उलझे हुए केस की रिपोर्ट, मतलब कोई केस, उसकी क्या रिपोर्ट आएगी, क्या फैसला होगा, उसके बारे में है ये हमारा पोयम। इस पोयम के राइटर हैं विलियम कॉपर। विलियम कॉपर का जन्म 1731 को हुआ था ईयर में, एंड उनकी जो डेथ थी वो 1800 में हुई। विलियम कॉपर वॉज अ पोएट हु क्वालिफाइड एज अ लॉयर। विलियम कॉपर मतलब विलियम कॉपर की जो स्टडी थी वो उन्होंने एक लॉयर के रूप में की। His legal career was interrupted by an attack of madness. उनका जो इस तरीक़ा का एक लीगल कैरियर था वो पागल, एक मानसिक रूप की परेशानी हो जाने के कारण, पागलपन के कारण उनका ये जो लीगल कैरियर था वो क्या हो गया, इंटरप्ट मतलब एंड हो गया। When he recovered his mental health, he retired to the country where he lived a quiet life. मतलब जब वे अपनी मेंटल हेल्थ से ठीक हुए, मतलब जैसे जैसे वो अपनी मेंटल हेल्थ से रिकवर हुए और जिस दिन बिल्कुल ठीक हो गए तब उन्हें पता चला कि वो जो उनकी कंट्री थी जहाँ वो रहते थे वो वहाँ से रिटायर हो गए हैं, जहाँ वो अपनी एक सुखाल ज़िंदगी जीते थे। ही रोड द फेमस हेमन हक माई सोल, इट इज़ लॉर्ड एंड गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे। इसका मतलब है कि जो विलियम कॉपर, जो हमारे राइटर हैं इस पोयम के, तो विलियम कॉपर ने एक फेमस हाइमन लिखा था जिसका नेम था हक माई सोल, एंड ये भगवान के ऊपर डेडिकेट किया गया था, उनके मिस्टीरियस वे के ऊपर था। हिज एडमरेबल लेटर्स शो हिज जेंटल एंड ह्यूमन पर्सनैलिटी। वे अपनी पोएम्स में, वे अपने हाइमन्स में जो उन्होंने एक एडमरेबल से लेटर्स को शो करते थे वो बताता है कि वो कितने ज़्यादा वो अपनी जेंटलनेस एंड ह्यूमैनिटी, अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी को शो करते थे। ही रोट पोइट्री इन अ सिंपल एंड जेंटल स्टाइल। विलियम कॉपर की जितनी भी कविताएं हैं, पोएट्रीज़ हैं, वे सभी बहुत ही साधारण रूप से एंड जेंटल स्टाइल में लिखी गई हैं। In this poem, Copper has used the language and background of the courtroom to provide humorous effects. मतलब इस पोयम में विलियम कॉपर ने एक, मतलब क्या कहते हैं, जो कोर्ट में जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, कोर्ट में यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज और उसके बैकग्राउंड को उन्होंने अपनी इस पोयम में यूज़ किया है। A strange dispute arose between the nose and the eyes. उनकी इस पोयम में बताया जाता है कि नोज़ जो हमारी नाक होती है, आइज़ मतलब हमारी आँखों के बीच में एक डिस्प्यूट, एक झगड़ा छिड़ा हुआ है, एक बहस हो रही है। बोथ क्लेमिंग देयर सोल राइट ओवर द स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा। तो मतलब जो हमारी नोज़ है और जो हमारी आइज़ है, आँखें और नाक, दोनों ही अपना अपना दावा कर रहे हैं कि जो चश्मे हैं, स्पेक्टल्स हैं, वो हमारे लिए बनाए जाते हैं। The tongue acted as a lawyer and the ear as a chief baron to balance the law. तो उन दोनों का जो बहस हो रही थी, उस बहस को सुलझाने के लिए जो हमारे ईयर, हमारे जो कान होते हैं, वो एज अ चीफ जस्टिस का रोल प्ले कर रहे हैं। एंड मतलब चीफ जस्टिस मतलब चीफ बैरन यहाँ पर एज अ जज वर्क कर रहे हैं हमारे ईयर, जो फैसला सुनाएंगे। एंड जो हमारी टंग है, मतलब जो हमारी जिह्वा होती है, वे एक लॉयर के रूप में काम कर रही है, जो कि आइज़ और नोज़ दोनों के लिए ही केस लड़ने वाली है। सो आइए हम देखते हैं हमारी क्या है पोयम।
ये गाइस स्पेक्टिकल्स आप देख लीजिए, इसके बारे में हम आगे क्योंकि बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ देख लीजिए कि चश्मे की बनावट क्या होती है, कहाँ पर आँखें कहाँ आएंगी, नोज़ कहाँ सेट होती है। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। Between nose and eyes, a strange contest arose. The spectacles set them unhappily wrong. The point in dispute was, as all the world knows, to which the said spectacles ought to belong. मतलब नोज एंड आइज के बीच में एक अनचाही सी, एक अजनबी सी क्या छिड़ गई, कॉन्टेस्ट मतलब यहाँ पर एक बहस होगा। तो अरोज मतलब होता है उठना, तो इसका मीनिंग होगा कि नोज़ और आइज़ आँखों के बीच में और आँखों और नाक के बीच में एक अजीब सा झगड़ा शुरू हुआ। द स्पेक्टिकल्स सेड देम अनहैप्पीली रॉन्ग, मतलब और दोनों ही एक दूसरे के दावे को गलत बताती हैं। नोज़ कहती है कि स्पेक्टिकल मतलब चश्मा मेरे लिए बनाया जाता है, एंड आइज़ कहती हैं कि नहीं नहीं स्पेक्टिकल्स हमारे लिए बनाया जाता है। वैसे ये तो सब जानते हैं कि स्पेक्टिकल किसके लिए होता है। द पॉइंट इन डिस्प्यूट वॉज ऑल द वर्ल्ड नोज, ये पॉइंट जिस बात पे वो लोग बहस कर रहे हैं नोज़ एंड आइज़, उस पॉइंट को तो सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा संसार जानता है कि स्पेक्टिकल्स किसके लिए बनाया गया है। टू विच द सैड स्पेक्टिकल्स ऑट टू बिलोंग, कि जो स्पेक्टिकल्स हैं वो नोज़ के लिए बनाए गए हैं या आइज़ के लिए। आगे देखते हैं। So Tongue was the lawyer and argued the case with a great deal of skill and a wig full of learning, while Chief Baron Ear sat to balance the laws, so famed for his talent in nicely discerning। मतलब टंग का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, जीवा हमारी। तो जो हमारी जीवा होती है वो अब इस केस में मतलब नोज़ एंड आइज़ के बीच में जो केस हो रहा था उसे कोर्ट लाया गया है, जहाँ पर नोज़ एंड आइज़ के लिए जजिंग कौन कर रहा है, कौन लड़ रहा है उनका केस लड़ रही है हमारी टंग, नोज़ एंड आइज़ दोनों के लिए। तो वो एक लॉयर के रूप में है। लॉयर कौन है, हमारी टंग मतलब जीवा। एंड आर्ग्यूड द केस, तो जो हमारी जीवा है, टंग है, वो आइज़ एंड नोज़ के लिए क्या लड़ रही है, केस लड़ रही है दोनों पक्षों से। विथ अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड अ विग फुल ऑफ लर्निंग, क्योंकि जो हमारी जीवा होती है उसमें भरपूर ज्ञान भी समाहित होता है, बुद्धि तत्परता सब कुछ होती है। तो अपने अधिकतम बुद्धिपन से, अपनी इंटेलिजेंसी के ज़रिए वो इस केस को लड़ने वाली हैं। वाइल चीफ बैरन ईयर सैट टू बैलेंस द लॉ, एंड जो हमारे कौन है, चीफ बैरन ईयर मतलब जो हमारे कान हैं वो क्या बने हैं इस केस में, हमारे जो ईयर हैं वो बने हैं यहाँ पर जज। तो हमारे ईयर जजिंग कर रहे हैं, हमारी टंग लॉयर बनी हुई है, एंड आइज़ एंड नोज़ एक एक कटघरे में खड़े हुए हैं। आप एक अदालत ले आइए, कोर्ट रूम, जहाँ पर सामने जज है, तो जज की कुर्सी पर बैठे हैं हमारा ईयर, नीचे खड़े होकर जो प्लीडेड पेश करेगा वो होगा हमारी टंग, एंड जो दो कोर्ट रोड्स होते हैं मतलब कटघरे होते हैं, उन पर एक में खड़ी होगी हमारी आइज़, एक में खड़ी होगी हमारी नोज़। तो जो हमारी ईयर है, हमारे कान को जज के रूप में रखा गया है इस केस में कि वो इसका फैसला करेगी सही फैसला क्या है। सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइशली डिजर्निंग, तो जो कान है, ईयर है, वो अपनी फुल टैलेंट के साथ, बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंसी के साथ इस केस का क्या करेंगे, फैसला करेंगे। तो अभी तक आपने समझा होगा नोज़ एंड आइज़ के बीच में लड़ाई हो रही थी, उनकी लड़ाई को केस में लाया गया, जिसके लिए हमारे जज हैं, हमारे कौन, हमारे ईयर जो कि एज अ जज काम कर रहे हैं, एंड हमारी टंग एज अ लॉयर काम कर रही है फॉर बोथ साइड, आइज़ एंड नोज़ दोनों के लिए। आगे देखते हैं। In behalf of the nose, it will quickly appear, and your lordship, he said, will undoubtedly find that the nose has had spectacles always in wear, which amount to possession time out of mind। मतलब
इन बिहाफ ऑफ द नोज़। बिहाफ ऑफ द नोज़ मतलब होता है जो हमारी नोज़ का एरिया होता है, जैसे कि जो हमारी नोज़ का क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ से जो एक तो इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है इसमें, कि हमारी नोज़ के दोनों साइड इट विल क्विकली अपीयर। सभी को बिल्कुल साफ साफ पता है, सबको साफ साफ दिखाई देता है कि हमारे फेस में जो हमारी नोज़ का शेप होता है वो इस तरह होता है कि उसमें हमारी नोज़ सक्रिय होगी या फिर चौड़ी होगी, उसका आँखों के बीच में एज अ ब्रिज रोल करती है ना हमारी नोज़। आप सबको पता है जो हमारी आइज़ होती हैं, यहाँ पे आइज़ के बीच में जो यहाँ पर क्या आती है, हमारी नोज़ आती है, राइट। तो यहाँ पर एक खांचा टाइप का होता है ना, एक गड्ढा, जहाँ पर जब अपन चश्मे पहनते हैं तो चश्मे की जो रिबन होती है वो यहाँ पर ऐसे आके रख जाती है। तो यही ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बिहाफ ऑफ द नोज़ इट विल क्विकली अपीयर, कि जो चश्मा होता है बहुत आसानी से, बहुत आराम से नोज़ पर रख कर हम सभी पहनते हैं। एंड योर लॉर्डशिप ही सैड विल अनडाउटेबली फाइंड, और मतलब कौन, टंग हमारी प्लीड कर रही है, केस लड़ रही है अभी किसके लिए, नोज़ की तरफ से केस लड़ रही है। अभी वो सारे अपने जितने भी प्लीडेड होंगी, दलीलें होंगी, वो नोज़ के लिए करेगी, मतलब नोज़ के पक्ष में है। तो वो कहता है, अभी हमारी टंग कहती है कि आप सभी जानते हैं और सभी को बिल्कुल क्लियर ये अपीयर दिखाई भी देता है कि जो हमारी नोज़ है, नोज़ के मतलब नोज़ में एक जो एरिया होता है वो बिल्कुल चश्मे के लिए ही सेट किया जाता है। एंड योर लॉर्डशिप, और हे मेरे महानुभाव, हे मेरे चीफ जस्टिस, विल अनडाउटेबली फाइंड, और इसमें कोई शक नहीं है कि चश्मा सिर्फ नोज़ के लिए ही बनाया जाता है। दैट द नोज़ हैज़ हैड स्पेक्टिकल्स ऑलवेज इन वेयर, सभी जानते हैं कि जो स्पेक्टिकल्स हैं, जो चश्मे हैं, वो किस पर पहने जाते हैं, नोज़ पर पहने जाते हैं, हमेशा से ही नोज़ पर ही चश्मा। जैसे हम चश्मा पहनते हैं तो मैंने आपको दिखाया भी था, तो कि जो चश्मा होता है हम आँखों में तभी पहनते हैं जब वो नोज़ के ऊपर अपने एक प्लेस पे रख जाता है। तो वही यहाँ पर टंग हमारी प्लीड कर रही है ईयर से कि जो चश्मा होता है वो नोज़ के लिए ही बनाया जाता है, ये हम सभी जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विच अमाउंट टू पोजिशंस टाइम आउट ऑफ माइंड, और इसका तो मैं समय भी नहीं बता सकता, पता नहीं है कि कब से लोग नोज़ पर रख कर ही चश्मे पहनते हैं। आगे देखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी यहाँ आपको समझाया है। नेक्स्ट, then holding the spectacles up to the court, your lordship observed they are made with a straddle as wide as the bridge of the nose, is in short designed to sit close to it just like a saddle. सैडल मतलब होता है जो घोड़े के ऊपर सीट फिक्स होती है ना, कि लोग कहाँ बैठेंगे ना, तो वैसे ही एक सीट फिक्स होती है हमारी नोज़ में भी, जहाँ पर हम चश्मे को रखते हैं। एंड यहाँ पर एक वर्ड आया स्ट्रैडल। स्ट्रैडल मतलब होता है चश्मे का खांचा, मतलब जो हमारा चश्मा होता है ना, तो जो हमारा चश्मा होता है, चश्मे के यहाँ पर एक ऐसा तरफ का खांचा सा बना होता है जो नोज़ पर सेट करता है, नोज़ पर बैठता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रैडल कहते हैं। तो द होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स अप टू द कोर्ट, योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व दे आर मेड विद अ स्ट्रैडल। कहते हैं कि माय लॉर्ड, आप खुद भी जानते होंगे, जैसा कि मैं पूरी कोर्ट के सामने ये बात दलील पेश करना चाहूँगा कि जो स्पेक्टिकल्स, जो हमारे चश्मे होते हैं, उनमें बीच में एक खांचा बना होता है जो कि नोज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग ही होता है। हमारी नोज़ जितनी चौड़ी होगी, हमारी नोज़ की चौड़ाई या फिर हमारी नोज़ चौड़ी होगी या फिर हमारी नोज़ सकरी होगी, तो उसकी चौड़ाई या फिर शकरेपन के अकॉर्डिंग ही चश्मा फिट किया जाता है। इसके साथ ही कहते हैं कि जो हमारी नोज़ होती है, जो हमारी नोज़ होती है वो स्पेक्टिकल्स पहनने के लिए एक ब्रिज का काम करती है। जैसे कि सब जानते हैं, हम चश्मा निकाल दें, चश्मा पहनेंगे तो चश्मा डायरेक्टली नोज़ पर रखेंगे तभी बैठता है। ऑलराइट, डिज़ाइन टू सिट क्लोज टू इट जस्ट लाइक अ सैडल। इसके बाद कहते हैं, हमारी टंग कहती है, अपनी दलील पेश करती है कि सर, हमारी नोज़ बिल्कुल उसी तरह एक ब्रिज का काम करती है चश्मे के लिए, जैसे कि एक घोड़े के ऊपर सीट फिक्स होती है ना, कि लोग कहाँ बैठेंगे, उसी तरह
नोज़ स्पेक्टल्स के लिए फिट होती है और वो एक ब्रिज का काम करती है। आगे, Again, would your lordship a moment suppose 'tis a case that has happened and maybe begin that the vices or countenance had not a nose, pray who would or who could wear spectacles then? कहता अपना जो टंग है, हमारी जो जीवा है, वो कोर्ट में दलील पेश कर रही थी नोज़ के पक्ष में कि चश्मा नोज़ के लिए ही बनाया जाता है। हमारी चश्मे पर आप देखेंगे तो उसमें एक खांचा बना होता है जो नोज़ पर ही सेट होता है और हमारी नोज़ चश्मे के लिए एक ब्रिज का काम करती है, इसलिए टंग के अकॉर्डिंग चश्मा नोज़ के लिए ही बनाया जाता है। ऐसा किसने कहा? टंग ने। किससे कहा? ईयर, जो कि एक जज के रूप में काम कर रहा है। तो कहते हैं कि अगेन हमारी टंग कहती है माय लॉर्डशिप, माय लॉर्ड, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जो स्पेक्टिकल्स होते हैं वो नोज़ के लिए ही बनाए जाते हैं। और इसी तरह वो एक बार फिर से केस ख़त्म होने पर एक बार फिर से अपनी सारी दलीलों को फिर से शुरू करते हैं। दैट द विसेस और कॉन्टिनेंस हैड नॉट अ नोज। कहते हैं कि सर आप ही बताइए, कॉन्टिनेंस मतलब होता है बनावट, विसेस मतलब फिश, एंड नोज मतलब हमारी जो नाक होती है। तो टंग कहती है कि माय लॉर्ड आप ही सोचिए, यदि किसी फेस में नोज नहीं होगी तो फेस कैसा लगेगा? फेस के बिना तो नोज़ के बिना तो फेस अच्छा ही नहीं लगेगा। एंड यदि किसी के फेस में नोज़ नहीं है तो वो चश्मा कैसे पहनेगा? चश्मा तो सेट ही नहीं होगा, क्योंकि बिना नोज़ के हमारा चश्मा सेट ही नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारे लॉयर, जो कि टंग हमारी जो लॉयर बनी है, टंग कहती है कि माय लॉर्ड, इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो स्पेक्टिकल्स हैं वे नोज़ के लिए ही बनाए जाते हैं, क्योंकि यदि हमारे फेस में नोज़ ही नहीं होगी तो हम स्पेक्टल्स कहाँ रख के पहनेंगे? ब्रिज कहाँ से मिलेगा स्पेक्टिकल्स रखने के लिए? तो माय लॉर्ड आप ही बताइए क्या सही है क्या गलत है? स्पेक्टिकल्स नोज़ के लिए है या ईयर के लिए? अब आप ही फैसला कीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। On the whole, it appears, and my argument shows, with the reasoning the court will never condemn, that the spectacles plainly were made for nose, and the nose was plainly intended for them. कहते हैं कि आपको अगर मैं बार बार पूरी कहानी ना सुनाऊं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये सभी को प्रतीत होता है एंड माई आर्ग्यूमेंट सोज, मैंने कि जैसे आपके सामने आर्ग्यूमेंट, मैंने आपके सामने जो दलीलें पेश की हैं, सो मतलब पेश या फिर दिखाना। तो टंग हमारी जीवा कहती है लॉर्ड से, मतलब जज से, कि जज साहब मैंने जो आपके सामने अपनी दलीलें पेश की हैं उनसे बिल्कुल साफ साफ अपीयर मतलब साफ साफ दिखाई देता है, विद द रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम, कि मेरी दलीलों के सामने जो हमारी कोर्ट है वो इस पर दोष नहीं लगा सकती कि स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे सिर्फ नोज़ के लिए ही बनाए गए हैं। क्या आप सवाल उठा सकते हैं? अगर आप सवाल उठा सकते हैं तो आप ही बताइए कि नोज़ नहीं होगी फेस में तो चश्मा रखेंगे कहाँ? ब्रिज कहाँ मिलेगा? ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रही है हमारी टंग। नेक्स्ट लाइन, दैट द स्पेक्टिकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज। इसीलिए प्लेनली साफ साफ प्रतीत होता है कि जो स्पेक्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ नोज़ के लिए ही बनाए गए हैं, एंड द नोज़ वॉज प्लेनली इंटेंडेड फॉर देम, और जो नोज़ होती है वो सिर्फ स्पेक्टिकल्स के लिए बनाई गई है। मतलब दोनों को बना दिया, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। नोज़ स्पेक्टिकल के लिए बनी है और स्पेक्टिकल नोज़ के लिए बने हैं। तो अभी तक जो हमारे लॉयर साहब हैं, जो हमारी टंग है जो नोज़ के पक्ष में केस लड़ रही थी, तो वो बार बार एक ही बात, एक ही दलील पेश कर रही है कि जो चश्मे हैं वो नोज़ के लिए ही बनाए गए हैं और जो नोज़ है वो चश्मे के लिए बनाई गई है। आगे, Then shifting his side as a lawyer knows how he pleaded again in behalf of the eyes, but what were his argument few people know, for the court didn't think they were equally wise. इस पैराग्राफ में हमारे बताया गया है
कि अभी तक जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था ना कि जो हमारी टंग होगी वो नोज़ और आइज़ दोनों के लिए ही केस लड़ रही है। तो अभी वो नोज़ के पक्ष में सुनाई जा रही थी दलीलें, अब वो अपनी दलीलें पेश करेगी आइज़ के लिए कि चश्मे आँखों के लिए बनाए गए हैं। मतलब अपनी ही बात से पलट रही है कि कहते हैं ना कि एक लॉयर दो लोगों का केस एक साथ लड़ सकता है, झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोल सकता है। तो अभी वो नोज़ के लिए सारे सबूत दे रहा था, अब वो सबूत देगा कि आइज़ के लिए स्पेक्टिकल्स बनाए गए हैं। तो देखते हैं कैसे सबूत देता है। देन शिफ्टिंग हिज साइड, अब जो हमारा लॉयर है, हमारी जो टंग है वो अपना साइड बदलती है। अब वो किसके लिए लड़ने वाली है? अब वो लड़ने वाली है आँखों के लिए कि चश्मा आँखों के लिए ही बनाया गया है। ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आइज़, अब वो अपने केस को आँखों आइज़ के लिए लड़ रही है कि स्पेक्टिकल सिर्फ आइज़ के लिए बनाए गए हैं। बट वर हिज आर्ग्यूमेंट फ्यू पीपल नो, लेकिन इस पोयम के अंदर हमें ये नहीं बताया गया कि हमारी टंग, हमारी जिह्वा ने आइज़ के लिए कौन कौन सी दलीलें पेश की हैं कि चश्मा उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं कि टंग ने, हमारे लॉयर ने आइज़ के पक्ष में कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट्स, कौन कौन सी दलीलें पेश की हैं। फॉर द कोर्ट डिडंट थिंक दे वर इक्वली वाइज, इसलिए जो कोर्ट है, कोर्ट ने ये मान लिया है, कोर्ट ने ये सोच समझ लिया है, सोच समझ के फैसला किया है कि जो हमारी टंग मतलब हमारी जिह्वा होती है, उसने दोनों के लिए सेम इक्वली दलीलें पेश नहीं की हैं, इक्वली आर्ग्यूमेंट नहीं किया है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि, क्या जाहिर होता है देखते हैं अगले पैराग्राफ में। So his lordship declared with a grave solemn tone, deceive and clear without one if or but, that whenever the nose put his spectacles on by daylight or candlelight, eyes should be shut। मतलब जो हमारी टंग ने, हमारी जिह्वा ने दलीलें पेश की हैं आइज़ के लिए और नोज़ के लिए, दोनों के लिए अलग अलग से पक्ष रखे हैं, उससे साफ साफ डिक्रीड जाहिर होता है विथ अ ग्रेव सोलेमन टोन, वो अपनी एक गंभीर आवाज़ में, जो हमारे लॉर्डशिप, हमारे जो जज हैं, वो अपना फैसला डिस्क्रीट, अपना फैसला सुनाते हैं। डिसीव द क्लियर विदाउट वन इफ़ और बट, वे कहते हैं, वे अपना फैसला किसके लिए रख रहे हैं? नोज़ के लिए सुनाते हैं। वे कहते हैं दैट वेन एवर द नोज़ पुट हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, हमारा जो ईयर है, जो एक यहाँ पर जज का काम कर रहे थे, तो हमारे जो जज साहब हैं ईयर, वो कहते हैं कि जो चश्मा है, स्पेक्टिकल्स हैं, वो सिर्फ नोज़ के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि जो स्पेक्टिकल्स को पहनना होता है तो हम उसे स्पेक्टिकल्स को नोज़ पर ही रखते हैं। बाय डे लाइट और कैंडल नाइट, क्योंकि जब डे लाइट मतलब डे एंड कैंडल लाइट मतलब नाइट, ओके, क्योंकि दिन और रात दोनों के समय हमारी आँखें क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं, लेकिन हमारी नोज़ तो बंद नहीं होती है ना। इसलिए तमाम सबूतों और गवाहों को मरते नज़र रखते हुए हमारे जज ईयर ने फैसला सुनाया कि जो स्पेक्टिकल्स हैं वो सिर्फ नोज़ के लिए बनाए गए हैं, और धारा के सबूत, बाकी किसी को सज़ा नहीं दी गई है, ना फांसी की सज़ा ना कुछ, नॉर्मल एक दलीलें पेश की गई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं शॉर्ट में बता दूं, एक झगड़ा चल रहा था नोज़ और आइज़ के बीच में कि स्पेक्टिकल्स किसके लिए बनाए गए हैं। सो उन दोनों के झगड़े को केस बनाकर कोर्ट पहुंचाया गया। कोर्ट में जजिंग कौन कर रहा है? कोर्ट में जज कर रहे हैं हमारे ईयर, और नोज़ और आइज़ दोनों के लिए जो लॉयर है वो है हमारी क्या? टंग, हमारी जिह्वा। तो जिह्वा पहले नोज़ के लिए अपनी दलीलें पेश करती है, फिर आइज़ के लिए पेश करती है। हमारी टंग नोज़ के लिए कहती है कि हमारी नोज़ स्पेक्टिकल्स पहनने के लिए एक ब्रिज का काम करती है। चश्मे में एक खांचा बना होता है जिसको हम अपनी नोज़ पर रखते हैं और जिसके कारण चश्मा आँखों में सेट होता है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जो चश्मा है वो नोज़ के लिए बनाया गया है। इसके बाद
हमारे जो लॉयर साहब हैं उन्होंने आइज़ के लिए भी दलीलें रखी, लेकिन आइज़ के लिए उन्होंने कौन कौन से आर्ग्यूमेंट किए वो हमें पोएम में नहीं बताया गया है। वो सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं जो कि उस कोर्ट रूम में शामिल रहे होंगे। तो इसके बाद हमारे जज साहब ने, हमारे लॉर्ड गार्ड ने अपना फ़ैसला सुनाया कि तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए स्पेक्टिकल्स को नोज़ के लिए और नोज़ को स्पेक्टिकल्स के लिए बनाया गया है। तो ये थी हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन। सो दीज आर सम एक्सरसाइज फ्रॉम दिस लेसन, सो यू शुड डू दिस। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एंड उसके आंसर भी दिए गए हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, सम फ्रेजेस आपको दिए गए हैं जनरली जो यूज़ किए जाते हैं, उनके यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग एंड यूजेस बताए गए हैं जो आपको आपकी कॉपी में नोट करने हैं। इसके बाद इसके कुछ अदर पॉइंट हैं जो आप इजीली यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एंड इसके बाद इसके कुछ और भी पॉइंट हैं जो आप देख पाएंगे। एंड फिर बी नंबर का है, यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं एंड देन आपको उनके आंसर्स दिए गए हैं, एंड देन इनके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। जैसे कि इस लेसन में 5 क्वेश्चन आंसर्स ए में हैं एंड 2 क्वेश्चन आंसर्स बी में हैं। तो ये आपको 1 और 2 आंसर्स मिले। आपके थर्ड आंसर एंड फोर्थ आंसर आपको इस पेज में मिल जाएंगे। सो आपका फोर्थ आंसर ये रहा। आपका फिफ्थ आंसर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बी के आपके सामने प्रेजेंट है। सो गाइज़, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है एंड यदि आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता है, सो प्लीज़ अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर दें। एंड यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल फॉर मोर नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।